वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई हो सभी बहुत अच्छे से होंगे और कर रहे हैं अपनी बहुत ही अच्छे से तैयारी के साथ साथ अपने माता पिता का और अपने परिवार वालों को कर रख रहे होंगे ध्यान। तो मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पर। और आप हमारी जो मोटिवेशन लाइन है रिजल्ट तक थकना मत, तो आप सभी को थकना नहीं है अपने रिजल्ट तक। और आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। वैसे तो शाम के 6 बज चुके हैं, तो आप सभी को गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सभी? और आप सब अच्छे होंगे। और यूपी पुलिस की जो तैयारी आपकी बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही होगी। और ये यूपी पुलिस का मौका जिन जिन बच्चों को मिला है ये लास्ट मौका है। जितने ही बच्चे हैं अगर वैकेंसी आएंगी भी तो आप आउट ऑफ एज हो जाएंगे, क्योंकि और ये वैकेंसी बहुत ही गोल्डन चांस है हम सभी के लिए। तो क्या है, हम सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। ये जो हमने 2 सीरीज तैयार स्टार्ट की है घटना चक्र की, इसमें हम सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें हम 75 क्वेश्चन शामिल करते हैं, जिसमें हमारे 38 तक हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो सामान्य हिंदी के होते हैं। आगे जो क्वेश्चन हमारे बच जाते हैं वो हमारे यूपी स्पेशल, जीके जीएस, स्टैटिक एंड हमारे होते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आज का हमारा 6ठा सेट पेपर है जो हम करने जा रहे हैं शुरू। आपने 5 के 5 टेस्ट पेपर लगा लिए होंगे। 5 टेस्ट पेपर का मतलब है कि आपको 75 से अगर मल्टीप्लाई कर लें आप 5 टेस्ट को, तो आप देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन आपके पास डिलीवर हो चुके हैं, आपने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ये आप सभी जानते हैं। चलिए मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी को लेकर चलती हूँ टेस्ट नंबर 6 की तरफ। तो पहले हम सामान्य हिंदी का पेपर सोल्व करेंगे, उसके बाद करेंगे सामान्य अध्ययन का। तो पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। चलिए पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि आपको यहाँ पर गलत बताना है कौन सा गलत है। एक है अवधी भाषा का जो उद्भव हुआ है वो पूर्वी हिंदी से हुआ है, ब्रज भाषा का उद्भव पश्चिमी हिंदी से हुआ है, और भोजपुरी भाषा का उद्भव पूर्वी हिंदी से हुआ है, या खड़बोली भाषा का उद्भव पश्चिमी हिंदी से हुआ है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप बताएंगे राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, क्योंकि आप सभी को पता है भोजपुरी भाषा का जो उद्भव है, जो उदय है, वो पूर्वी हिंदी से नहीं हुआ है। इसका जो हुआ है वो हुआ है मागधी अपभ्रंश से या बिहारी हिंदी से हुआ है। तो हमारा जो गलत मैच है वो ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? ऑप्शन ए है से दंत्य है, या सलजम वाला से मूर्धन्य है, पेट चिरा वाला से तालव्य है, या च कंठ्य है। तो कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर के ए। जो से होता है ये दंत्य व्यंजन होता है, इसको हम दंत की सहायता से बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। तो ये थे हमारे दोनों क्वेश्चन के राइट आंसर, और आप सभी ने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टैकल किया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन से ध्वनि जो व्यंजन ध्वनियाँ हैं वो स्पर्श संघर्षी हैं, यानी कि स्पर्श तो है या साथ में संघर्षी भी कहलाती हैं। ऑप्शन है च छ जय झ, ऑप्शन नंबर बी है कै ख गै घ, ऑप्शन नंबर सी है टे ठे डैड है, और ऑप्शन नंबर बी है पै फै बै में। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे च छ झ झ, ये स्पर्श भी है और संघर्षी भी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, यानी कौन सा शब्द है जो समूह को डिनोट नहीं करता है? सभा है, कक्षा है, भीड़ है, या दौड़ है। तो सभा को कौन सा, यानी कौन सा ग्रुपिंग नाउन को कौन सा इंक्लूड नहीं करता है? तो आप बताएंगे दौड़ जो है ये ग्रुपिंग को डिनोट नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। हमारी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रयुक्त वाक्य में जो दिनों के जो शब्द हैं वे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, उभयलिंग होते हैं, या इनमें से कोई कुछ नहीं होते हैं। तो सप्ताह के दिनों के नाम होते हैं वे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है, वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे सप्ताह के दिनों के जो नाम होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, यानी कि जो 5 का राइट आंसर हो जाएगा वहां पर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है
उत्तम पुरुष सर्वनाम के भेद का एक प्रकार है, निजवाचक का, पुरुषवाचक का, संबंधवाचक का या निश्चयवाचक का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेंगे आप राइट आंसर, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तम पुरुष के जो सर्वनाम होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपको झट झट से आंसर देते रहना है और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आज क्या बता दूं क्वेश्चन नंबर यानी कि जो प्रैक्टिस नंबर 6 ये बहुत ही इजी टेस्ट है। आपको मैं टारगेट देती हूँ कि 75 क्वेश्चन में से आपके 70 प्लस सही होने चाहिए। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन नंबर 1 है लोटा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा पति, प्रवासी या सालों। तो कौन सा इसमें विशेषण है इस वाक्य में? तो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे आप राइट आंसर, तो आप बताएंगे प्रवासी पति। देखिए पति को है, पति की विशेषता बताई जा रही है, पति कैसा है? प्रवासी है, जिसकी विशेषता जो शब्द बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। आगे बढ़ेंगे। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस प्रकार का समुचित उदाहरण है? अकर्मक का, प्रेरणात्मक क्रिया का है, द्विकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। तो मीरा जोर से हंसी, तो जोर से हंसी, कैसे हंसी, क्या हंसी हमको नहीं पता होता है। जहाँ पे हंसी, रोना, गाना ये सब आता है तो आप बताएंगे वहाँ पर क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। मैं आपको गोली की रफ्तार से क्वेश्चन आपकी तरफ फेंक रही हूँ, आपको गोली की रफ्तार से ही मेरी तरफ आंसर फेंकना है। क्वेश्चन नंबर 9 सुनेंगे कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्य काल या सामान्य भूतकाल। तो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे में कौन सा काल हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर के बी अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि लोग आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 है अम्य का तत्सम रूप है अमी, अमृत, अमृत या अम्य। तो अम्य का तत्सम रूप हो जाएगा अमृत, तो ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10, 11, 12, 13 आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गगन, नभ, अंबर और 10वां हो जाएगा अग्नि। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेंगे आप राइट आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा अग्नि जो है ये आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप बताएंगे किसका? तो आप बताएंगे धरती का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। 12 पढ़ेंगे अबर का विलोम क्या होता है? लघु होता है, प्रबर होता है, सुबर होता है या कनिष्ठ होता है? तो अबर का जो विलोम शब्द होता है आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के बी प्रबर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। सुधी का अनेकार्थी शब्द क्या है? आप बताएंगे बादल, बिजली, अमृत, पानी, प्राण या प्रियतम, सेना या शक्ति। तो सुधा का जो अनेकार्थी शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अमृत और पानी, और क्वेश्चन नंबर के 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी अमृत और पानी सुधा का क्या है? अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, 15 आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर 14 क्वेश्चन रीड करेंगे। जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द बताइए। अप्रत्याशित, आशातीत या आशाजनक या प्रत्याशित। तो जिसकी पहले से कोई आशा ना की जाए उसके लिए शब्द होता है अप्रत्याशित। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सिर फिर जाने का अभिप्राय क्या है? चक्कर आ जाना, बुद्धि ठिकाने न रहना, सर दर्द हो जाना या पीछे मुड़कर देखने लगना। तो सिर फिर जाने का मतलब क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेंगे आप राइट आंसर, तो आप बताएंगे बुद्धि ठिकाने पर ना रहना, बुद्धि फिर जाने का अभिप्राय हो जाएगा। तो 15 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा 16 और 17 क्वेश्चन। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? पढ़ा लिखा न होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना या मूर्खता करना। तो काला अक्षर भैंस बराबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के पढ़ा लिखा न होना, यानी कि अनपढ़ को कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। 17 क्वेश्चन पढ़ेंगे। श्वेत और सुवेद का अर्थ क्या है? यानी कि दो समानार्थी शब्द दिए हैं लेकिन पढ़ने में देखने में समान लगेंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेंगे आप राइट आंसर। ऑप्शन है श्वास और पसीना, सफेद और पसीना, सफेद और रक्त, चांदनी और सफेद। तो श्वेत और प्रश्वेद का जो सही अर्थ हो जाएगा तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के भी सफेद और पसीना। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। तो ये थे हमारे 16 और 17 के राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 और 19 आपको दिखाई दे रहे होंगे। धड़क, धड़ाक, धड़ाक में प्रत्यय है स्टूडेंट। प्रत्यय और उपसर्ग से मिनिमम एक सवाल और मोस्टली अधिक से अधिक 2 सवाल भी पूछ सकता है। तो प्रत्यय और उपसर्ग से या मूल
शब्द से आपके पास हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाने वाला है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ना ही स्किप कर सकते हैं। तो इस पर आप अपनी कमांड बना के रख लीजिएगा। धड़ाक में प्रत्यय है, अक है, आक है, आप है या ओंक है। तो प्रत्यय वो होते हैं जो प्रीफिक्स होते हैं, जो शब्दों के बाद में लगाए जाते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता है, ये शब्द के अंत में या आदि में जुड़कर शब्द की परिभाषा को बदल देते हैं, बस इनका काम इतना होता है। तो धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बताएंगे इसमें आक प्रत्यय है, और मूल स्वर क्या है, इसमें धड़ है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के बी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे 19वां क्वेश्चन है, सख्यागमन का सही संधि विच्छेद बताइए। सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन, सखी प्लस गमन या सख्या प्लस गमन। देखिए स्टूडेंट, जब असमान स्वर आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, यड़ संधि होती है। और यह रेल के आगे अगर कोई स्वर आधा स्वर आता है तो आप समझिएगा वहाँ पर यड़ संधि है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी सखी और आ, ये क्या है, बड़ी ई और आ मिल रहा है, तो ये असमान स्वर है। इनके मिलने से क्या है, जो ख है वो आधा हो जाएगा और इसके स्थान पर ये जो छोटी बड़ी ई है इसके स्थान पर यह हो जाएगा। तो सख्या गमन में जो सही संधि विच्छेद बनेगा वो निकलेगा ऑप्शन नंबर के ए, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी तरफ कि देशभक्ति में कौन सा समास है, अभिभाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुविग्री समास है, द्वंद्व समास है। तो देश के लिए भक्ति यानी कि तत्पुरुष समास, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, ऑप्शन नंबर के भी राइट आंसर। बिल्कुल आपको स्पीड के साथ सवालों के आंसर देने हैं। निम्न में से मिश्रित वाक्य कौन से हैं, यानी कि यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताना है। ऑप्शन नंबर ए है वर्षा हो रही है, ऑप्शन नंबर बी मैं पढ़ता हूँ और खेलता था, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, ऑप्शन नंबर सी है सुधीर पढ़ता है, या ऑप्शन नंबर डी है मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। तो कॉम्प्लेक्स वाक्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर के डी, क्योंकि यहाँ पर हारा है की, तो की का मतलब जहाँ पर ये जुड़ जाता है वहाँ पर कॉम्प्लेक्स वाक्य बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य है, ये ऑप्शन नंबर बी क्या है, संयुक्त वाक्य है, और ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, सरल वाक्य है। लेकिन हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, क्योंकि आज का बहुत हल्का टेस्ट है इसलिए मैं आपको बहुत स्पीड से करा रही हूँ, क्योंकि टाइम की हमारी बचत हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सभी को मिल पाए कम समय में। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है कृपया करके खुला पैसा दे, कृपया करके खुले पैसे देने की दया करे, कृपया खुले पैसे दे, या कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करे। देखिए कृपा यहाँ पर आ गया है, कृपा यहाँ पे आ गया है, कृपा यहाँ पे कृपया आ गया है। आगे बढ़ेंगे, देखिए बी वाक्य नहीं हो सकता, क्योंकि दया कृपया भी बोल रहा है, दया का भी शब्द का यूज कर रहा है, तो दोनों शब्द एक बार एक साथ नहीं आ सकते, अतिशयोक्ति हो जाएगी, तो इसलिए बी गलत हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, कृपया करके खुले पैसे देने कृपया करे, एक बार कृपा एक बार कृपया, दो बार नहीं आ सकता, इसलिए डी भी ऑप्शन हमारा कट हो गया। आगे बचते हैं हमारे पास दो ऑप्शन, कृपया करके खुले पैसे दे, और सी में दिया है कृपया खुले पैसे दे, तो इसका आप राइट आंसर करेंगे। 50-50 आपके पास है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि खुले पैसे देने की कृपा करे या कृपया खुले पैसे दे। देखिए कृपया का मतलब ये होता है कृपा करके, तो करके यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर शब्द फालतू आ गया है, तो इसलिए ए भी कट हो जाएगा। तो जो हमारे क्वेश्चन का स्टूडेंट राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। आगे क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला कौन सा शब्द है, उत्तरदायी है, उत्तरदायी है, या उत्तरदायी है, या उत्तरदायी है। तो उत्तरदायी ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 पर है, किस छंद में 24 मात्राएं होती है और 14 और 12 पर होती है। यदि वीर में होती, वीर छंद में होती है, सोटा छंद में, गीतिका छंद में, छपैया में। तो 26 मात्राएं इसमें होती हैं और 14 और 12 पर होती है यदि। तो क्वेश्चन नंबर 24 से करेंगे आप राइट आंसर, तो आप बताएंगे गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती हैं और 14 और 12 पर क्या है, यति हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर, सोहत ओढ़े पीठ पत, श्याम सुनोने गात, मानो नीलमणि सैन पर आपत परो प्रभात। तो इसका ये आपको अलंकार दिया है, इस अलंकार में कौन सा अलंकार दिया है, फिर जो पंक्तियां दी हैं इसमें आपको अलंकार पहचानना है। अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आप मुझे राइट आंसर बताएंगे जल्दी से जल्दी। देखिए यहाँ पर आ रहा है मानो मनु जानो जनू, जिसमें ये शब्द आते हैं वहाँ पर आँख मीच कर आप 99.9% पर आप उत्प्रेक्षा अलंकार लगा सकते हैं। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट 26 और 27 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, दो क्वेश्चन आपको साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो टेस्ट हमारा जल्दी हो जाएगा और कम समय में हम जल्दी सवाल ले लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्री शाखा के कवि थे? सूरदास जी थे, मलिक मोहम्मद जैसी थे, कबीर दास जी थे या तुलसीदास जी थे? तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेंगे आप राइट आंसर। तो ज्ञानाश्री शाखा को ही क्या है, निर्गुण भक्ति शाखा भी बोलते थे, और निर्गुण भक्ति शाखा से जो संबंधित थे वो कबीर दास जी से। तो ज्ञानाश्री शाखा के जो कवि हो जाएंगे वो हो जाएंगे कबीर दास जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है सदल मिश्र की रचना क्या है? प्रेम सागर है, नासिकों के तो भाग्यान है, या हो जाएगा गोरा बादल की कथा, या रानी केतकी की कहानी? तो सदल मिश्र की जो रचना थी वो हो जाएगी नासिकेतो पाख्यान। ऑप्शन नंबर के भी राइट आंसर हो जाएगा। प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल की है। और रानी केतकी की कहानी किसकी है? इंशाअल्लाह खां की। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। जो मैंने तीनों ये रचनाएं बताई हैं आपको ये भी याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारे पास दिया है गद्यांश। तो गद्यांश में क्या है, एक गद्यांश तो हमारे पास जरूर आना है। एक गद्यांश से हमको मिनिमम 5 सवाल, और कम से कम कितने ही मिल सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको एक गद्यांश से 5 सवाल मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखा है प्रश्न नंबर 28 से 31 तक गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए मैं आपको कुछ समय दे देती हूँ, आप इसको गद्यांश को पढ़िए, फिर मैं आपको उसको पढ़कर बताती हूँ और आपको उसको पढ़ना है और समझना है। तो चलिए मैंने आपको समय दे दिया है, अब मैं आप पढ़ती हूँ। कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई है। वह नदी छोटी थी, वायु अनुकूल थी, दैव की गति जानी नहीं जाती। वह चंबल नदी में जाकर गिरती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आ गई। इटावा के पास चंबल नदी में आकर वह यमुना में मिल जाती है। अतः चंबल नदी के प्रवाह के साथ साथ वह यमुना जी में आ गई, और यमुना जी के साथ अब वह प्रयागराज की ओर बढ़ती है। तीर्थराज प्रयागराज में जाकर यमुना जी गंगा में मिल जाती है। अतः अब वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ न तो कोई मल्ला था और न ही कोई पथ प्रदर्शक था। भाग्य ही सुमम उसको बहाकर ले जा रहा था। काशीपुर, पाटलिपुत्र आदि से राज्यों की सीमा को पार करती गंगा के प्रवाह के साथ अब वह मंजूषा किसी। तो इतना तो हो गया पार्ट 1। पार्ट का 2 भी देख लेते हैं। तो पार्ट 2 के लिए बढ़ेंगे आगे की तरफ। रुकावट के लिए आगे बढ़ती चली जा रही है। आगे चलकर वह अंग देश की सीमा में पहुंची, मानो अब उसकी यात्रा समाप्त हो गई हो। उसी समय चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी पत्नी राधा और अपने सेवकों सहित गंगा स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर इस सुंदर पेटी को जाह्नवी की लहरों के साथ क्रीड़ा करते हुए देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवक को आज्ञा दी और सामने से जो मंजूषा बहती आ रही थी उसको पकड़ कर लाओ कहा। तो ये हो गया हमारा गद्यांश। आप सभी ने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा। चलिए इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो हम सब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बताया है कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को छोड़कर कहाँ आई थी? तालाब में, नदी में, समुद्र में या कुएं में? तो क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नदी में छोड़कर आई थी। ये आपको पहली पंक्ति में इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? सेवक, मल्ला, पद प्रदर्शक या भाग्य? ना तो सेवक लेके जा रहे थे, ना ही मल्ला था, ना ही पद प्रदर्शक थे, लेकिन उस मंजूषा यानी कि जो सी पिटारी थी उसके साथ उसका भाग्य उसको लेकर जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ेंगे। राजा अधिरथ अपने सेवकों को क्या आज्ञा देते हैं? मंजूषा को लाने के लिए, शिशु को लाने के लिए, सेना को लाने के लिए या राधा को लाने के लिए? तो राजा अधिरथ ने कहा था देखो सामने मंजूषा बहती आ रही है, आप उसको लेकर आइए। तो मंजूषा का मतलब पिटारे को लाने के लिए कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। चलिए ये सब क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो गद्यांश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? ऑप्शन नंबर 1 है राधा और सेवक के साथ, सेना और सेवक के साथ, राधा और सेना के साथ या सेना और शिशु के साथ। तो जो चंपा नगरी के राजा थे राजा अधिरथ वो अपनी पत्नी राधा और अपने सेवकों सहित गंगा स्नान करने आए थे। तो ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 32 है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चयन करें। तो वाक्य दिया है प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किए, कोई त्रुटि नहीं है। तो 4 भाग में त्रुटि है, 3 भाग में त्रुटि है, पहले भाग में त्रुटि है, दूसरे भाग में त्रुटि है। चलिए फिर से पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा।
प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किया, लेकिन यहाँ पर दिए हैं किए, तो ये हो जाएगा गलत। तो थर्ड पार्ट में कमी है, तो तीसरा पार्ट दिया ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है कि निम्नलिखित में से दिए गए प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस प्रश्न का चयन करना है, यानी कि उस विकल्प को हमको चयन करना है जो हमारे वाक्य का यानी मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। म्याऊं की ठिठोर पकड़ना, म्याऊं की ठोर पकड़ना, कुपित होना, क्रोध के आवेश में होना, उत्साहहीन हो जाना या जोखिम कार्य करना। यानी कि म्याऊं की ठोर पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। तो कमेंट की स्पीड आपकी बहुत कम हो गई है, जल्दी से फास्ट करके बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, जोखिम कार्य करना, म्याऊं की ठोर पकड़ना हो जाएगा। और उत्साहहीन हो जाना, रक्त को ठंडा हो जाना उत्साहहीन का मुहावरा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, शोरसैनी अपभ्रंश से या पैशाची अपभ्रंश से। तो खड़ी बोली की जो उत्पत्ति हुई है वो ये शोरसैनी अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। भगवद गीता का संधि विच्छेद करना है। भगवद प्लस गीता, भग प्लस बद प्लस गीता, या भगवत प्लस गीता, या भग प्लस ब गीता। तो क्वेश्चन नंबर 35 से करेंगे आप राइट आंसर स्टूडेंट। जो आपको क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। जो भगवत में जो आधा तय दिया है ये अपने ही इस जो उसके स्पर्शी जो व्यंजन होते हैं अपने ही जो इसके स्वर जितने भी बैठेंगे इसके संबंधित जितने जो अपने ही उच्चारण स्थान जो होते हैं, जैसे कि देखिए तय तक, जहाँ पर आपको मैं बता दूं इसके उच्चारण स्थान तय, थे, दे, तख्ती, थेतम, देदवाद, देहधनुष और नैनल। यानी कि अपने ही उच्चारण स्थान के जो तीसरा व्यंजन होता है तो तय जो है अपने ही तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। यहाँ पर तय अगर आधा है तो यहाँ पर भी दे आधा आएगा। तो यानी कि अपने ही उच्चारण स्थान के तीसरे व्यंजन में बदल जाएगा। तो तय का क्या हो जाएगा दे। तो ऑप्शन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, इसको रीड कीजिएगा, आंसर कीजिएगा। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? स्वर्णधूलि पर, लोकायतन पर, युगवाणी पर या चिदंबरा पर? तो ये तो आंसर आप सभी जानते होंगे, चिदंबरा के ऊपर सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को, 11 जून को, 15 सितंबर को या 14 सितंबर को? तो आप बताएंगे 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आप बताएंगे 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो दोनों के क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल गए। तो ये था हमारा हिंदी का टेस्ट पेपर। आई होप आप सभी ने यानी कि 37 में से आपने 35 का स्कोर किया होगा, क्योंकि आज का टेस्ट पेपर काफ़ी हल्का था इसलिए मैंने आपको बहुत जल्दी कराया है। आगे जो हमारा टेस्ट पेपर शुरू होता है वो सामान्य अध्ययन का होता है। यहाँ पर भी आपको मैं स्पीड से क्वेश्चन फेंकूंगी, आपको जल्दी जल्दी इसके आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि जुलाई 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी 17वें वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 38 का बताएंगे आप ऑप्शन 109वां स्थान, 110वां, 112वां, 115वां। चलिए इसका राइट आंसर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, 112वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ेंगे 39 पर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, सीतापुर या हरदोई? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर जो जिला हो जाएगा वो हो जाएगा लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा जिला जो हो जाएगा वो हो जाएगा हापुड़। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई होप आपने दोनों क्वेश्चन बनाए होंगे। 40 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति समूह, इलूरर, पयान या राजी? तो भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति समूह हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोंड जनजाति समूह। ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। 41वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोयला सोनभद्र में होता है, बल्ला पत्थर मिर्जापुर में होता है, सिलिका बालू इलाहाबाद प्रयागराज में, और यूरेनियम झांसी में? तो जो कौन सा सही नहीं है तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी, क्योंकि यूरेनियम के जो अल्प मात्रा में जहाँ मिलता है ये ललितपुर में मिलता है, झांसी में नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है 28 सितंबर 2023 को
डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। वे क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे, राजनीतिज्ञ थे, लेखक थे या अर्थशास्त्री थे? तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर के बी। ये थे हमारे कृषि वैज्ञानिक, क्योंकि इनको हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। और आपको पता होगा इनको भारत रत्न देने की भी घोषणा की गई है, कि MS स्वामीनाथन को भारत रत्न भी प्राप्त हो गया है। और 98 वर्ष की अल्प आयु में इनका क्या निधन हो गया है। 43 पढ़ेंगे कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहराइच में है, रांची में है, या बताएंगे झांसी में है या पटना में है? तो चारा अनुसंधान और चारा गृह कहाँ पर है? तो आप बताएंगे झांसी उत्तर प्रदेश में है। अगर रांची पटना में पूछेगा तो आपसे पूछेगा लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तब आप बताएंगे रांची झारखंड में। हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? आप बताएंगे द्रम से, दिनार से, टंका के से या रूपक से? तो गुप्त काल में जो सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे और चांदी के सिक्के को रूपक कहते थे। तो आपको दोनों याद रखना है, सोने का पूछेगा तो दिनार और चांदी का पूछेगा रूपक। ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। डायनोमा ऊर्जा परिवर्तित करता है। आप बताएंगे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डायनोमा जो क्या करता है आप बताएंगे, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि नवंबर 2023 में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 से किस भारतीय को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पंकज त्रिपाठी, हिमांशु धूलिया, विनोद चोपड़ा या एकता कपूर? तो क्वेश्चन नंबर 46 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा एकता कपूर को पुरस्कार दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर के डी। और ये पहली भारतीय थी जिनको इंटरनेशनल एमी डायरेक्टेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदावधि कितनी होती है, यानी कि ये अपने पद पर कब तक बने रहते हैं? 3 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 8 वर्ष तक या 6 वर्ष तक? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जल्दी से जल्दी आंसर बताएंगे। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा 8 वर्ष तक भारत के जो उत्तर प्रदेश है उसमें लोकायुक्त की जो पदावधि है वो है 8 वर्ष की। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। 48 है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? प्रकाश का वेग, ऊष्मा की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता या रेडियोधर्मी की तीव्रता? तो आप बताएंगे डेसिबल में क्या है, हम साउंड की तीव्रता को मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि अक्टूबर 2023 में भारत के पहले जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ किया गया है? बेंगलुरु में, हैदराबाद में, पंचमढ़ी में या बनारस में? तो आप बताएंगे जो इसका आंसर हो जाएगा पंचमढ़ी, MP में किया गया है। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देती हूँ। पहले जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में किया गया है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई देगा 50। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया है? शिक्षा का, विद्युत का, पुलिस का, वन का? तो आप बताएंगे राज्य सूची में पुलिस जो आती है वो राज्य सूची के अंतर्गत आती है। शिक्षा और वन ये आते हैं आपके किसके अंडर में? तो आप बताएंगे ये आ जाएंगे समवर्ती सूची में। और जो विद्युत होती है ये राज्य और संघ दोनों की अलग अलग होती है। 51 पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर या 31 दिसंबर? तो आप बताएंगे 1 दिसंबर को तो एड्स दिवस मनाते हैं, लेकिन 3 दिसंबर को हम विकलांग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर के बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 52 है, रक्त समूह O कहलाता है सर्वदाता, सर्वग्रहणकर्ता या दोनों? तो जो रक्त समूह O होता है उसको हम सर्वदाता बोलते हैं, और O में भी होता है O- को क्या है हम सर्वदाता बोलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर के ए। 53 पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी का मान होता है? घी में, मक्का में, चावल में, मांस में? तो प्रति ग्राम जो कैलोरी सबसे ज़्यादा मिलेगी वो हमें घी मिलेगी, घी में। तो ऑप्शन नंबर के राइट आंसर, क्योंकि घी को हम वसा भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 53 का। आगे बढ़ेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 54
कि लिंगराज मंदिर अवस्थित है भुवनेश्वर में, बीजापुर में, कोलकाता में या वाराणसी में। तो लिंगराज मंदिर आपको मिलेगा भुवनेश्वर में, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। तो 54 का आप राइट आंसर बता रहे हैं, 54 का राइट आंसर ए, तो ए हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे 55 की तरफ। सितंबर 2023 में संपन्न हुई चौथी और अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन 2023 के पुरुष एकल खिताब का वर्ग किसने जीता था? एकल पुरुष का जो खिताब है वो किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने, राफेल नडाल ने, डेनियल मेदवेदेव ने या कार्लोस अल्कराज ने। तो आप बताएंगे नोवाक जोकोविच ने यूएस 2023 ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीता था। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। 56वां क्वेश्चन आपके सामने है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है बिठूर में, कालपी में, प्रयागराज में या द्वारका में। तो आप बताएंगे बिठूर कानपुर में, गंगा के किनारे महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है। अगर आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ है, तो आप बताएंगे अयोध्या में, और उनका आश्रम पूछेगा तो बिठूर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश, बलबन, जियाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो ये लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? बलबन था। और कल इसके लिए एक क्वेश्चन ये भी आया था जब आपने एडिटोरियल का 12वें क्वेश्चन किया होगा कि जो तुर्कान ए चहलगानी दल का अंत किस शासक ने किया था, वहाँ पर आपने आंसर बताया था बलबन। तो 2 क्वेश्चन आपको बलबन से मिल गए हैं। आई होप आप सभी ने दोनों क्वेश्चन बनाए भी होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। 58 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? आप बताएंगे पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है, रोम में है, जिनेवा में है। तो जो ILO का मुख्यालय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप बताएंगे जिनेवा में है, डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 37 वर्ष। तो उपराष्ट्रपति बनने की जो हमारे यहाँ न्यूनतम आयु होती है वो होती है 35 वर्ष। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनने की जो राज्यपाल बनने की जो आयु होती है वो हमारे यहाँ मिनिमम 35 वर्ष होती है, मैक्सिमम चाहे कितनी भी हो। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर के बी। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? पलाश है, कमल है, गेंदा है या सूरजमुखी है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो है पलाश। इसको हम टेसू भी बोलते हैं। उस आत में इसके लिए हम जंगल की आग के ढाक का फूल भी बोल देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर के ए राइट आंसर है 60 का। 61वां क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के सिवान है, डॉक्टर एस सोमनाथ है, डॉक्टर टेसी थॉमस है कि डॉक्टर के बालकृष्ण है? तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर है, आप बताएंगे डॉक्टर सोमनाथ जी वर्तमान इसरो के क्या है अध्यक्ष है। और डॉक्टर जो थेसी थॉमस है इनको भारत की मिसाइल वुमेन कहते हैं। जैसे भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं, उसी प्रकार से डॉक्टर थेसी जो थॉमस ये महिला हैं इनको भारत की मिसाइल वुमेन कहा जाता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लेकिन लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भाई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा या राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो संसद में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, उसकी जो नियुक्ति होती है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिकांश बच्चों ने इसका आंसर ऑप्शन सी मारा होगा, लेकिन उनका आंसर गलत है। आगे बढ़ेंगे 63 की तरफ। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी सहारनपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में, इलाहाबाद या वर्तमान प्रयागराज में। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में उत्तर प्रदेश की पहले दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना की गई थी। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64वां, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है? औरैया है, श्रावस्ती है, कानपुर है या गौतम बुद्ध नगर है? तो गौतम बुद्ध नगर में जो साक्षरता प्रतिशत है वो सबसे अधिक है। और आप सबसे कम पूछेगा तो आप बताएंगे श्रावस्ती, लेकिन हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर के डी।
क्वेश्चन नंबर 65 है, उत्तर प्रदेश में राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? आगरा में है, कानपुर में, मुरादाबाद में, गाजियाबाद में। तो क्वेश्चन नंबर 65 करेंगे आप राइट आंसर, तो बताएंगे आगरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं और गाजियाबाद को गारमेंट नगरी भी बोलते हैं। और कानपुर में आप बताएंगे, कानपुर में भी चर्म का उद्योग है, लेकिन इसमें पूछा है कि चर्म विकास और विपणन निगम लिमिटेड आगरा में है। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर की ए। 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने क्लियर कर दिए हैं। आगे बढ़ की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत में कृषि उद्योग से, भारत में मुर्गी पालन उद्योग से, भारत में दुग्ध उद्योग से, या भारत में खनन उद्योग से? तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है आप बताएंगे, इसका संबंध हो जाएगा भारत में दुग्ध उद्योग से। इसको क्या है, हम क्या श्वेत क्रांति भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 67 पर। टिटेनस का कारण होता है, ये हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम के टिटेनी के द्वारा, वायरस के द्वारा, या बैक्टीरियोफेज के द्वारा, या साल्मोनेला के द्वारा। तो जो टिटेनस जो हमको होता है, तो ये होता है हमको क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा। अगर इसमें टिटेनी यहाँ पर लिखा हुआ होता तो आप इसको टिटेनी के नाम से मार देते, लेकिन उन्होंने क्या है, उसका बायोलॉजिकल नेम जो है आधा लिखा है। तो क्लोस्ट्रीडियम ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नाम थोड़ा अजीब सा है क्योंकि बायोलॉजिकल नाम जल्दी से नहीं बोले जाते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लगाना है। एग्जामिनर ये नहीं कहेगा चल भाई बोल के दिखा कि तू बोल पाता है कि नहीं बोल पाता है। बोल पाएगा तो हम तुझे नंबर देंगे, नहीं तो नंबर नहीं देंगे। 67 और 69 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। 68 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे से लाभान्वित जिला नहीं है? आजमगढ़, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, या बस्ती? तो जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस है उससे कौन से जिलों को लाभ नहीं मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का आप पढ़ेंगे राइट आंसर, तो आप बताएंगे बस्ती को इससे लिंक परियोजना से कोई भी लाभ नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 69 है कि भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है? टिहरी, दामोदर, चंबल, या कोसी? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना सबसे पुरानी है, क्योंकि आपको पता होगा 1948 में यह बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना लाई गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये यूएसए की जो नदी थी टेनेसी नदी, उस ही आधार पर हमने यह मॉडल अपने भारत में शुरू किया था। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है? सिपकिला दर्रा, जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा, और जेलेबला दर्रा। स्टूडेंट अगर मैं बता दूं, जो ला का मतलब होता है, जो ये वहाँ की तिब्बत की भाषा में ला को दर्रा बोलते हैं, लेकिन जैसे मैं आपको सामने बोलने सिपकिला दर्रा, तो दर्रा दर्रा 2 बार हो गया है, तो सिप उसका नाम से सिप की है, लेकिन ला जो है वो दर्रा है। आप ये भी ध्यान रखिएगा। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा आता है? तो आप बताएंगे सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में आता है, नाथुला दर्रा और जेपिला दर्रा ये दोनों सिक्किम में आते हैं, और जोजिला दर्रा ये हमारे जम्मू कश्मीर में आता है। हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। 71वां क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? केरल की है, गुजरात की है, उड़ीसा की है, महाराष्ट्र की है? तो गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा है। अगर गुजरात के बाद आपसे दूसरा स्टेट पूछने लगे तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश की। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। अब हम जो टेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हमारे लास्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं। आपको कोशिश करनी है कि लास्ट में आप सारे क्वेश्चन सही कर पाएं। तो क्वेश्चन नंबर 72 है कि प्लासी का युद्ध की जो लड़ाई है वो किस किस के मध्य लड़ी गई थी? मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य, मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, या दिए गए विकल्प में से कोई नहीं? तो आप बताएंगे सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि पुस्तक है इसमें किस चीज़ का संग्रह किया गया है? उपन्यासों का, नाटकों का, कविताओं का, या छोटी छोटी कहानियों का? तो क्वेश्चन नंबर 73 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर। तो ये बताएंगे इसमें कविताओं का संग्रह किया गया है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि कौन सी जो बुक लिखी गई है या कौन सी रचना है वो किस विधा की है। जैसे कि आपसे यहाँ पर पूछ लिया है कि गीतांजलि में किस विधा की है, तो ये गीतांजलि एक बुक है, लेकिन इसमें कविताओं का क्या है संग्रह किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 73 राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर के सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये है आज की हमारी लास्ट स्लाइड। आई होप आप इन दोनों के क्वेश्चन राइट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 74 है गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? 1916 में,
1917 में, 1918 में या 1929 में? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी और 1917 में ही चंपारण आंदोलन भी शुरू किया गया था। ऑप्शन आज का लास्ट क्वेश्चन, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत की किस वाद्य यंत्र से है? सितार से है, तबला से है, सरोद से है या बांसुरी से है? तो आप बताएंगे जाकिर हुसैन जो है तबला वादन से संबंधित है। तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। तो ये थी आज के हमारा टेस्ट नंबर 6। आपने 75 क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए होंगे। जहाँ तक मुझे उम्मीद है, मैंने जो आपको टारगेट दिया था कि 70 आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि आज के टेस्ट पेपर में बहुत ही नाम मात्र के लिए क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे, लेकिन ये इस टेस्ट को आप हार्ड नहीं कह सकते, ये इजी टू नॉर्मल क्वेश्चन थे। तो मुझे लगता है कि आपने यहाँ में 70 क्वेश्चन जरूर बनाए होंगे। तो आज का टेस्ट पेपर आपको कैसा लगा, कितने क्वेश्चन आपने बनाए? और बहुत हल्का टेस्ट था, तो आप सभी को टेस्ट अच्छे लग रहे होंगे। तो जल्दी से ही हमारी 10 टेस्ट की श्रृंखला पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम अगला टेस्ट पेपर सीरीज स्टार्ट करेंगे आपके लिए, और मैं साथ में आपको यूपी स्पेशल के भी 1 लाइनर क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। तो आप सभी का इस टेस्ट को करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो रही होगी, बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन पेपर लगा रहे होंगे और साथ में आप अन्य तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चलिए, इस टेस्ट में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और अपनी तैयारी को परखा भी। तो मैं आप सभी के दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी को रिजल्ट तक चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगले टेस्ट के साथ, इसी जोश इसी जुनून के साथ। तो थैंक यू सो मच।